करेक्शन कहाँ तक होने की संभावना है और उसके बाद करेक्शन के बाद आगे का क्या टारगेट होने की संभावना है, इसके बारे में पूरा डिटेल्स में हम लोग देखेंगे कि किस तरह से हम लोग इसको एनालाइज करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डॉक्टर संजय वेब के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज मैं डॉक्टर संजय सिन्हा, टेक्निकल एनालिस्ट वर्किंग ऑन न्यू वेब सिंस लास्ट 27 ईयर्स। आज हम लोग डिस्कशन करेंगे निफ्टी के बारे में। जो पिछले वीक में डिस्कस किए थे उसको रिव्यू करेंगे। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं निफ्टी के चार्ट पे। ये निफ्टी का हम लोग का आवर्ली चार्ट है और इस आवर्ली चार्ट में हम लोग पिछले वीक देखे थे कि हम लोग इस पॉइंट पे थे और इस पॉइंट पे हम लोग आपसे डिस्कशन किए थे कि हम लोग का यहाँ से एक थर्ड वेव पूरा होने की संभावना और थर्ड वेव पूरा करके फिर से फोर्थ वेव में इंटर हो जाने की संभावना है। थर्ड वेव का जो हम लोग टारगेट निकाले थे रफली 18,200 के आसपास का हम लोग का एक टारगेट निकला था और देख रहे हैं यहाँ पे कि हम लोग 18,267 तक जा करके और फिर से करेक्टिव फॉल में इंटर कर चुका है। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि हम लोग का यहाँ से जो राइजिंग ट्रेंड स्टार्ट हुआ था, जो यहाँ पे हम लोग का फिफ्थ वेव फेल्योर बनने के बाद और यहाँ से जो हम लोग का फर्स्ट वेव बना था, मतलब 28 मार्च 2023 से जो हम लोग का एक राइजिंग ट्रेंड था, 17 अप्रैल 2023 में हम लोग का एक फर्स्ट वेव कंप्लीट किया और फर्स्ट वेव कंप्लीट करने के बाद यहाँ से हम लोग का एक करेक्शन, मतलब एक जिगजैग पैटर्न में एक करेक्टिव फॉल हुआ था, जो कि रफली हम लोग का 5 दिन का करेक्टिव फॉल था और करेक्टिव फॉल पूरा करके हम लोग थर्ड वेव में इंटर कर चुके थे और पिछले दिन हम लोग का थर्ड वेव यहाँ पे कंप्लीट हो चुका। तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि सेकेंड वेव जो हम लोग का 21 अप्रैल 2023 से जो राइजिंग ट्रेंड स्टार्ट हुआ था, थर्ड वेव के फॉर्म में हुआ था और जो हम लोग का पिछले दिन मतलब 4 मई को हम लोग का जो ऊपर 18,267 के पास जो कंप्लीट हुआ, यहाँ पर हम लोग का एक थर्ड वेव 1, 2, 3, 4 और 5 सबऑर्डिनेट वेव में हमारा थर्ड वेव कंप्लीट कर चुका है और ये थर्ड वेव बनने में हमारा रफली 8 दिन का टाइम लिया है। तो हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि फर्स्ट वेव जो हम लोग का 9 दिन में लगा था, सेकेंड वेव हम लोग का 5 डेज का था और ये हम लोग का 38.2% से कम था और यहाँ से फिर जो हम लोग थर्ड वेव में कंटिन्यू किए थे रफली 8 दिन का टाइम लगा। तो हम लोग फाइनली ये कह सकते हैं कि चूँकि फर्स्ट वेव में हमारा 950 पॉइंट का डिफरेंस था, थर्ड वेव में हमारा 715 पॉइंट का डिफरेंस था। मतलब हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि थर्ड वेव से बड़ा हम लोग का सबऑर्डिनेट फर्स्ट वेव था। तो हम लोग ऐसे कह सकते हैं कि ये जो हम लोग का 1, 2, 3, 4 और 5 वेव बनने के बाद जो एक हायर टाइम फ्रेम का फर्स्ट वेव बनेगा, उसका सबऑर्डिनेट वेव हम लोग का फर्स्ट वेव एक्सटेंडेड वेव होगा और थर्ड वेव, चूंकि जैसा आप लोग जानते हैं जो हम लोग न्यू वेव एक्सप्लेन मतलब बेसिक कोर्स में आप लोग से बताया है कि हम लोग का जो एसेंशियल रूल्स है इम्पल्स वेव का, उस एसेंशियल रूल में एक थर्ड वेव स्मॉलेस्ट नहीं होना चाहिए। तो अब हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि हम लोग का फर्स्ट वेव सबसे बड़ा है और उसका थर्ड वेव फर्स्ट वेव से छोटा है और ये थर्ड वेव सबसे स्मॉलेस्ट नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ये इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पे फोर्थ वेव बनने के बाद जो फिफ्थ वेव का फॉर्मेशन होगा थर्ड वेव से छोटा होगा। मतलब फोर्थ वेव के बाद जो फिफ्थ वेव का टारगेट होगा वो 715 पॉइंट से कम का होगा। तभी हम लोग का मानेंगे कि हम लोग का ये पूरा एक इम्पल्स वेव 1, 2, 3, 4 और फिफ्थ वेव के फॉर्म में ऊपर कंप्लीट करेगा। तो हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि हम लोग का यहाँ से जो राइजिंग ट्रेंड में स्टार्ट हुआ, जो हम लोग का यहाँ पे करेक्शन का फिफ्थ वेव फेल्योर होने के बाद जो राइजिंग ट्रेंड में स्टार्ट हुआ उसका हम लोग फर्स्ट वेव कंप्लीट हो चुका, सेकेंड वेव कंप्लीट हो चुका और थर्ड वेव कंप्लीट करके हम लोग फोर्थ वेव के करेक्शन में इंटर कर चुके हैं। तो अब हम लोग यहाँ पे डिसाइड करें कि कितना प्राइस होने की संभावना है और कितने टाइम तक फोर्थ वेव में रहने की संभावना और फिर से फिफ्थ वेव किस तरह से स्टार्ट होने की संभावना है। तो यहाँ पर तो हम लोग एक चीज़ डिसाइड कर चुके कि हम लोग का थर्ड वेव चूँकि स्मॉलेस्ट नहीं होना चाहिए, तो फिफ्थ वेव का जो टारगेट होगा ये थर्ड वेव से कम प्राइस का टारगेट होगा। तो एक चीज़ डिसाइड हो गया कि हम लोग का प्राइस जो होगा 715 पॉइंट से, जहाँ से भी हम लोग फोर्थ वेव का कंप्लीट करने का जो ऊपर का राइज होगा 715 पॉइंट से छोटा होगा। अब दूसरा हम लोग ये देखें कि यहाँ पे जो फोर्थ वेव का प्राइस होगा वो क्या हो सकता है। तो जैसा आप लोग जानते हैं कि यदि हम लोग फर्स्ट वेव सबऑर्डिनेट वेव एक्सटेंडेड है, तो वैसे केस में थर्ड वेव के बाद जो फोर्थ वेव का फॉर्मेशन होता है वो रफली हम लोग का 38.2% से कम होता है। चूँकि यहाँ पे फिफ्थ वेव है जो कि सबऑर्डिनेट वेव, फर्स्ट वेव जब एक्सटेंडेड होता है तो फिफ्थ वेव का टारगेट हम लोग का फर्स्ट वेव के टारगेट का 38.2% होना चाहिए। तो हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि फोर्थ वेव का जो प्राइस होगा, मतलब प्राइस पे यदि इसका रिट्रेसमेंट देखें तो 38.2% से कम होना चाहिए। तो रफली हम लोग ये कह सकते हैं कि 23% इस थर्ड वेव का, जो कि हम लोग का 715 पॉइंट का डिफरेंस है, इस थर्ड वेव का 23% के आसपास करेक्शन होना चाहिए या फिर 38.2% के आसपास होना चाहिए। मतलब 23% से लेके 38.2% के बीच में होना चाहिए। तो हम लोग यहाँ पर रिट्रेसमेंट को यूज़ करेंगे और देखेंगे कि इसका 23% क्या होता है
और 38.2% क्या होता है। तो अब हम लोग इसमें रिट्रेसमेंट रूल्स को अप्लाई करते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं रिट्रेसमेंट रूल को। ये हम लोग का प्राइस रिट्रेसमेंट का एक टूल्स है। इसमें हम लोग 38.2% के जगह पे हम लोग 23% कर लेते हैं और 50% को डिलीट करके हम लोग 38.2% यूज करते हैं और 61.8% का हमें जरूरत नहीं है, इसलिए हम लोग इसको जीरो कर देते हैं और उसके बाद फिर हम लोग इसको अप्लाई करते हैं इस सेकंड पॉइंट से। ये सेकंड पॉइंट रफली हम लोग यहाँ पे है और यहाँ से जब हम लोग रिट्रेसमेंट यूज करते हैं और इसका थर्ड पॉइंट हमारा इस पॉइंट पे बना 18,267 के पास। तो इसको जब यूज करते हैं तो हम लोग देख पा रहे हैं कि इसका जो 23% होता है वो 18,100 के पास है और हम लोग का 18,100 से नीचे आ चुका है, मतलब जो मिनिमम रिक्वायरमेंट था वो पूरा हो चुका है और 38.2% रफली हमारा 18,000 के आसपास आ रहा है। तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि बहुत ज़्यादा संभावना है कि फोर्थ वेव 18,000 के आसपास पूरा करके और फिर से एक ऊपर राइजिंग ट्रेंड में इंटर करना है, फिफ्थ वेव के फॉर्म में ऊपर राइजिंग ट्रेंड में इंटर करने की संभावना है। अब हम लोग थोड़ा सा टाइम को भी एनालाइज कर लेते हैं। तो अभी इस रिट्रेसमेंट का जो लेवल है इससे हम लोग को ये पता चल गया कि हम लोग का रफली फोर्थ वेव के फॉर्म में 18,000 के आसपास आने की संभावना है। और टाइम को हम लोग देखें तो पहले हम लोग इस रिट्रेसमेंट टूल को हम लोग रिमूव करते हैं और टाइम को एनालाइज करने का कोशिश करते हैं। तो टाइम के लिए जैसा आप लोग को पता है कि यहाँ पे जो थर्ड वेव का फॉर्मेशन है और उसका सबऑर्डिनेट वेव हमारा ये फोर्थ वेव है और इस फोर्थ वेव का जो टाइम लगा रफली 2 दिन का टाइम लगा, जिसमें से हम लोग का पिछले दिन का जो करेक्शन हुआ 1 दिन हो चुका है। तो बहुत ज़्यादा संभावना है कि मंडे को हम लोग का एक करेक्शन में ही रहने की संभावना है और अभी रेंज बाउंड में ही रहने की संभावना है। तो अब हम लोग देखेंगे कि रेंज बाउंड के तहत क्या होने की संभावना है। तो इस आवरली चार्ट को हम लोग कन्वर्ट करते हैं 15 मिनट्स चार्ट्स में और ये देखने का कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पर किस तरह का पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ और आगे क्या होने की संभावना है। तो अब चलते हैं हम लोग 15 मिनट के चार्ट पे। यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि थर्ड वेव का जो सबऑर्डिनेट वेव था फिफ्थ वेव, ये हम लोग का इस तरीके से एक इंपल्स वेव के फॉर्म में गया और यहाँ से जो फॉल हुआ ये पैटर्न कंफर्म नहीं किया और यहाँ से जो फॉल हुआ उसका सबऑर्डिनेट वेव एक करेक्टिव फॉर्म के फॉर्म में हुआ, मतलब करेक्शन का ए बी सी और फिर एक्स वेव बनाने के बाद तो हो सकता है कि मंडे को हम लोग का रेंज बाउंड के तहत नीचे 18,000 और ऊपर 18,200 इसी रेंज बाउंड में रहने की संभावना है। और उसके लिए हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि हो सकता है कि आने वाले मंडे को हो सकता है कि रेंज बाउंड में ही रहने की संभावना है और रेंज बाउंड के तहत 18,000 और 18,200 इसी रेंज बाउंड में रहने की संभावना है। छोटा छोटा ट्रेड करें, क्योंकि ध्यान रखें चूंकि ये थर्ड वेव बनने के बाद हम लोग फोर्थ वेव में और फोर्थ वेव जब भी हम लोग का कंप्लीट करेगा तो कंप्लीट करके हम लोग फिर से फिफ्थ वेव में ऊपर कंटिन्यू हो जाने की संभावना है। तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि मंडे को एक छोटे से रेंज बाउंड में रहने की संभावना है, छोटा छोटा ट्रेड करेंगे, लेकिन ध्यान रखेंगे चूंकि हम लोग का फोर्थ वेव है तो ये करेक्टिव फॉल है, करेक्टिव फॉल पूरा करके फिर से ऊपर कंटिन्यू हो जाने की संभावना है। तो अब हम लोग देखें कि पूरे वीक के लिए क्या होने की संभावना। तो इस 15 मिनट चार्ट को फिर से हम लोग आवरली चार्ट में कन्वर्ट करते हैं। पुनः हम लोग आवरली चार्ट में आ चुके हैं और हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि हम लोग का यहाँ पे अभी करेक्टिव फॉल में और करेक्टिव फॉल के तहत पूरे वीक के लिए हम लोग का नीचे का 18,000 और ऊपर 18,300 इसी रेंज बाउंड में रहने की संभावना है। चूंकि करेक्शन पूरा करके फिर से फिफ्थ वेव में ऊपर कंटिन्यू होने की संभावना है। तो आने वाले समय में करेक्शन पूरा करने का जब फिर से हम लोग फिफ्थ वेव में कंटिन्यू करेंगे तो उसके लिए हम लोग देखेंगे कि आगे एक्सटेंशन में क्या होने की संभावना है। एक्सटेंशन मतलब फिफ्थ वेव का जो फॉर्मेशन होगा क्या प्राइस तक जाने की संभावना है। तो उसके लिए जैसा आप लोग को हम लोग पिछले वीक भी डिस्कस किए थे कि हम लोग का जो फिफ्थ वेव का फॉर्मेशन होता है वो चूंकि हम लोग का बड़े टाइम फ्रेम का ये सबऑर्डिनेट वेव फर्स्ट वेव एक्सटेंडेड है, तो वैसे केस में फोर्थ वेव के बाद का जो फिफ्थ वेव का फॉर्मेशन होता है वो रफली हम लोग का फर्स्ट वेव का 38.2% होता है। तो यहाँ पे हम लोग ऐसा एज्यूम कर सकते हैं कि यदि 18,000 के आसपास यदि हम लोग का निफ्टी पूरा करता है और उसका फिर से जब ऊपर फिफ्थ वेव में कंटिन्यू करेंगे तो हो सकता है कि फिर से 18,000 के पास करेक्शन पूरा करने के बाद हो सकता है कि 18,400 तक जाने की संभावना है, जो कि हम लोग का फिफ्थ वेव का टारगेट होगा। तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं करेक्शन पूरा करने के बाद फिर से हम लोग ऊपर कंटिन्यू करेंगे और हो सकता है इस वीक या फिर नेक्स्ट वीक तक 18,400 तक भी जाने की संभावना है। तो वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग कहें कि अभी करेक्टिव फॉल में और करेक्टिव फॉल में हो सकता है कि 18,000 या 17,900 के आसपास कहीं ना कहीं पूरा करके और फिर से ऊपर 18,400 तक जाने की संभावना है। तो फाइनली हम लोग ये कर सकते हैं कि हम लोग का निफ्टी अभी भी राइजिंग ट्रेंड में है और अभी भी ऊपर रहने की संभावना है। जो भी फॉल होगा वो करेक्टिव फॉल होगा और करेक्टिव फॉल पूरा करके फिर से ऊपर कंटिन्यू हो जाने की संभावना है। यहाँ पे हम लोग वॉल्यूम का भी डिस्कशन कर लेते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि वॉल्यूम हम लोग का यहाँ पर जब हम लोग देखते हैं यदि इसको हम लोग
डेली चार्ट में कन्वर्ट करते हैं तो यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं तो फर्स्ट वेव हम लोग का यहाँ से यहाँ तक राइज हुआ, उसमें हम लोग का वॉल्यूम देखेंगे कि लो वॉल्यूम में इंक्रीज किया, मतलब यहाँ पर राइजिंग ट्रेंड हुआ, लेकिन वॉल्यूम पिछले करेक्टिव फॉल से ज़्यादा हुआ। लेकिन इस थर्ड वेव से यदि हम लोग कंपेयर करते हैं तो थर्ड वेव में देखते हैं कि फर्स्ट वेव के वॉल्यूम से यहाँ पर वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है। ये अपने आप में इंडिकेट कर रहा है कि हम लोग राइजिंग ट्रेंड में, चूँकि यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पर राइजिंग ट्रेंड में थर्ड वेव में हम लोग का फर्स्ट वेव के रेस्पेक्ट में ज़्यादा वॉल्यूम में इंक्रीज किया, तो ये भी अपने आप में सपोर्ट कर रहा है कि हम लोग का यहाँ पे इससे राइजिंग ट्रेंड में स्टार्ट हो चुका है और यहाँ पे थर्ड वेव कंप्लीट करने के बाद हम लोग फोर्थ वेव में कंटिन्यू है और हो सकता है कि फोर्थ वेव कंप्लीट करने के बाद फिफ्थ वेव में ऊपर कंटिन्यू हो जाने की संभावना है। तो हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि वॉल्यूम भी हमारा जो सपोर्ट कर रहा है, जिसके बारे में हम लोग एडवांस न्यू वेव एनालिसिस कोर्स में हम लोग पूरे डिटेल्स में डिस्कस किए हैं, तो उसको भी आप देखेंगे तो हम लोग ये कह सकते हैं कि हम लोग के यहाँ से जो राइजिंग ट्रेंड स्टार्ट हुआ वो अपने इम्पल्स वेव के फॉर्म में ऊपर कंटिन्यू हो जाने की संभावना है। थोड़ा सा हम लोग इसको आवरली चार्ट में भी देख लेते हैं, वॉल्यूम को एनालाइज कर लेते हैं। हम लोग पुनः आवरली चार्ट में आ चुके हैं, तो आवरली चार्ट में भी हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि थर्ड वेव में जब हम लोग देखते हैं तो इसके भी सबऑर्डिनेट वेव 1, 2, 3, 4 और फिफ्थ वेव में देख रहे हैं, तो हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं कि यहाँ फिफ्थ वेव में सबसे ज़्यादा वॉल्यूम इंक्रीज किया। और वैसे हम लोग देखें कि ये पूरा जो थर्ड वेव का फॉर्मेशन हुआ है उसमें हम लोग वॉल्यूम सबसे ज़्यादा इंक्रीज किया पिछले के रेस्पेक्ट में। तो हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि हम लोग का ये थर्ड वेव ही है और थर्ड वेव पूरा करके हम लोग का फोर्थ वेव में करेक्शन हो रहने की संभावना है और फोर्थ वेव में हो सकता है कि वॉल्यूम हम लोग का छोटा सा कम होने की संभावना है। चूँकि करेक्शन में वॉल्यूम कम होता है तो वॉल्यूम को हम लोग यदि एनालाइज करते हैं तो हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि हम लोग फोर्थ वेव में ही है और करेक्टिव फॉल में ही है। और यहाँ से फिर से जब हम लोग राइज करेंगे तो हम लोग का फोर्थ वेव के रेस्पेक्ट में वॉल्यूम हम लोग का फिफ्थ वेव में ज़्यादा होगा, तो उसको भी हम लोग सपोर्ट के फॉर्म में देखेंगे। तो इससे हम लोग कह सकते हैं कि हम लोग जैसा एडवांस कोर्स में देखे थे, यदि हम लोग का एक इम्पल्स वेव 5 वेव के फॉर्म में बनता है जिसका कि सबऑर्डिनेट वेव फर्स्ट वेव एक्सटेंडेड होता है, तो वैसे केस में हम लोग फोर्थ वेव के बनने के बाद जो फिफ्थ वेव का टारगेट होता है वो सबऑर्डिनेट फर्स्ट वेव का 38.2% होता है। तो जहाँ भी हम लोग का ये फोर्थ वेव कंप्लीट करेगा उसके बाद जब ऊपर की ओर स्टार्ट होगा तो उसका जो टारगेट होगा यहाँ पे जो भी पॉइंट होगा उसमें हम लोग इस फर्स्ट सबऑर्डिनेट वेव का 38.2% को आप निकाल करके और इसमें ऐड कर लेंगे, वही टारगेट हम लोग का फिफ्थ वेव का टारगेट होगा। तो इस तरह से हम लोग फाइनली ये कह सकते हैं कि हम लोग का अभी भी निफ्टी राइजिंग ट्रेंड में है और अभी हम लोग जस्ट एक करेक्टिव फॉल को पूरा करके फिर से ऊपर कंटिन्यू हो जाने की संभावना है। मैं चाहता हूँ मेरे जीवन का लक्ष्य है इस मार्केट में कोई भी लूजर ना हो। इसको आप सीखें, लोगों को सिखाएं, लोगों को मदद करिए। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, आज के वीडियो को ध्यानपूर्वक अटेंड करने के लिए, इसे दूसरों तक पहुंचाने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।